संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी गुजरात पहुंचे हैं। सूरत में बहुत बड़ा एक आलीशान रोड शो किया, हजारों करोड़ रुपए की सौगात दे दी। ये प्रधानमंत्री जी का स्टाइल है। सूरत में उन्होंने कहा कि सूरत जो है बहुत बड़ा बढ़िया शहर है और 4P का उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी को सूरत पहुंच के 4P आता है। कौन कौन से P है? पीपल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। फिर कह रहा हूं, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बीजेपी का काम बिना गाय गंगा पीपल के चलता नहीं है। पीपल याद आ गया प्रधानमंत्री जी को। कल एक वंदे मातरम ट्रेन में बैठेंगे, यात्रा करेंगे और कहा कि सूरत जो है वो आलीशान शहर है और दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर होने वाला है। इस तरह तरह की बातें करी और हजारों करोड़ की सौगात दी। ये स्टाइल है उनका। मुझे वो किस्सा याद आया, बिहार में चुनाव से पहले गए प्रधानमंत्री जी, बोले बताइए मैं कितना बिहार को पैकेज दे दूं। बोलिए 10,000 करोड़। पब्लिक ताली बजाई। 20,000 करोड़ और ताली बजी। और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ की रकम बढ़ाते रहे और पब्लिक की तालियां उतनी तेज होती रही। नहीं भाइयों और बहनों, 1,00,000 करोड़। आखिर में इस तरह का सौदा पटाया गया और पब्लिक खुशी के मारे दीवानी की, जैसे वो सारा रुपया उसकी जेब में उसी तरह आ रहा है जैसे 2014 के चुनाव के बाद 15 लाख रुपया खातों में आ गया। मैं एक बात समझ नहीं पाया। चुनाव से 2 महीने पहले, दिसंबर में चुनाव है गुजरात में, अक्टूबर शुरू हो गया, अक्टूबर नवंबर 2 महीने बचे हैं। गुजरात तो प्रधानमंत्री जी का वैसे भी घर है, अमित शाह जी का घर है, मोदी जी का घर है। एक तरह से पूरी राजनीति वहीं की, यहां तक दिल्ली तक आए हैं तो गुजरात बेस। 2 महीने पहले हजारों करोड़ का पैकेज, ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है? क्या हजारों करोड़ 2 महीने में गुजरात में खर्च हो जाएंगे? पैकेज पूरा हो जाएगा? और ये हर राज्य में ये बातें क्यों की जाती हैं? देश का कोई भी प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी, उससे पहले भी ऐसा होता रहता था कि जब चुनाव आते थे तब राज्यों को पैकेज मिल जाते थे। और पैकेज की घोषणा ऐसे करते हैं नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के उस कोष से निकाल के गुजरात में दिया जा रहा है जो अडानी भैया की कृपा से बीजेपी में इकट्ठा हुआ है, या फिर उस कोष से दिया जा रहा है कि मानो मंत्रियों ने अपनी सैलरी काटी और ये कहा कि भाई गुजरात में, ये सूरत में ये हजारों करोड़ का पैकेज दे दीजिए। अरे ये पैसा गुजरात के लोगों का टैक्स है, उत्तर प्रदेश के लोगों का टैक्स है, मेरा और आपका टैक्स है। हम जो पैसा टैक्स में देते हैं केंद्र सरकार को, केंद्र वो पैसा राज्यों में दे देती है। चुनाव आते हैं तो और ज्यादा दे देती है, और हार गए तो फिर पैकेज भी रुक जाता है। ये सारा गिव एंड टेक है। लेकिन होता क्या है, देश की सरकारें ऐसे ऐसे शो करती हैं जैसे वो बड़ा एहसान कर रही हैं। हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए के होर्डिंग, प्रधानमंत्री जी शुक्रिया आपको फ्री वैक्सीन देने के लिए, कोरोना के मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा नेता, शुक्रिया प्रधानमंत्री जी मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। मेरे यहाँ पे एक टीके का निशान है। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे एक टीके का निशान होगा। हम लोग छोटे थे तो चेचक का टीका, पोलियो का टीका, सब लगता था। क्या पैसे गए हैं? कभी कभी पैसे नहीं जाते थे। हर बार टीका फ्री में लगा है, लेकिन इस बार का टीका मोदी जी ने लगवाया है तो फिर करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया थैंक यू मोदी जी के नाम पर खर्च होने हैं। मार्च के बाद अब तक प्रधानमंत्री जी 10 बार गुजरात जा चुके हैं। लोग हैरान है कि आज हुआ क्या है, प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं। मार्च मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने में 10 बार मोदी जी सूरत क्यों आ रहे हैं, इस पे थोड़ा गुड़ा भाग करते हैं आज। क्या चीज है गुजरात में जो डरा रही है, जो मोदी जी को डरा रही है और जो अमित शाह को डरा रही है, और इन दोनों के डरने से अडानी भैया को डरा रही है। दरअसल अडानी भैया को भी पता है कि गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसी तो उनकी भी भैंस गई पानी में।
और मोदी जी को और अमित शाह को भी पता है कि अगर गुजरात में सत्ता गई तो हिल गया दिल्ली का भी सिंहासन। तो खेल क्या है गुजरात का, और गुजरात में क्या क्या प्रयोग होने जा रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं जब परिचर्चा कर रहा था गुजरात के ऊपर, तो विवेक देशपांडे जी हैं, नागपुर से आते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सालों से वो नागपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों के वो ब्यूरो चीफ रहे हैं। तो संघ कार्यालय से भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, संघ प्रमुख के भी बड़े करीबी लोगों में माने जाते हैं, संघ का नेटवर्क बहुत है। आज उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण लाइन की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि संघ भी मोदी और शाह जी के लीडरशिप के बाद एकला चलो सिद्धांत से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी और संघ में कहा जाता था व्यक्ति से पार्टी बड़ी है, लेकिन मोदी जी के उदय के बाद व्यक्ति बड़ा हो गया, पार्टी और संघ छोटे होते चले गए। अब संघ परेशान है, संघ की पीड़ा है। विवेक जी का इनपुट था कि संघ गुजरात में कुछ खेला करना चाहता है, वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहता है, गुजरात में एक झटका देना चाहता है, जिससे समझ आ जाए कि बिना संघ के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने का सपना नहीं देख सकती। और ये संघ पहले भी इस तरह के झटके दे चुका है, एक बार तो कांग्रेस का सपोर्ट तक कर चुका है। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा गुजराती नेतृत्व अपनी सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और यह परीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राइट हैंड माने जाने वाले अमित शाह के गृह प्रदेश गुजरात में होनी है। इस परीक्षा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने यहां अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल दी थी। विजय रूपानी जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो रात को मुख्यमंत्री के रूप में सोया था, सुबह उठ के पता चला इस्तीफा दे दीजिए। सिर्फ मुख्यमंत्री विजय रूपानी की रुखसती नहीं हुई, बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट को चलता कर दिया गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वहां सूंघ रहा था। बदलाव के बाद अब जो मुख्यमंत्री हैं, आपको उनको नाम भी याद नहीं होगा, वो नाम के ही मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट भी नाम की है। गुजरात में ही ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि उनका मुख्यमंत्री है कौन। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि गुजरात समेत अधिकांश भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का शासन आजकल केंद्र शासित प्रदेशों की तरह दिल्ली से चलता है। दिल्ली से हुक्म आता है और राज्य उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। राज्यों को पता है कि अगर केंद्र का हुक्म नहीं माना तो जिस तरह रूपानी समेत पूरा मंत्रिमंडल रातों रात बदल दिया था, आपकी सत्ता भी उसी तरह बदल दी जाएगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि पिछले 6 बार से गुजरात में लगातार चुनाव जीत रही भाजपा इस बार इतने सख्ते में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग करते फिर रहे हैं। तो क्या ये आम आदमी पार्टी की धमक ने, आम आदमी पार्टी की एंट्रेंस ने भाजपा को इतना डरा दिया है, या डर का कारण 28 सालों से अनवरत रूप से सत्ता में बैठी पार्टी के खिलाफ जनता का स्वाभाविक गुस्सा है, जिसे भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व महसूस कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी दल को 92 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि पिछले चुनाव यानी 2017 पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता फिसलते फिसलते बची थी। भारतीय जनता पार्टी को केवल 99 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 79 सीटें मिली थी। वो तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया, अन्यथा भाजपा तो सत्ता से लगभग बाहर हो गई थी। 8 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुला था। सूरत ने मदद कर दी थी, आखिर में सेकेंड राउंड के बाद सूरत से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो गया था। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें एक बार फिर आम आदमी के मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। वरना गुजरात में 2002 के दंगों के बाद इस कदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था कि आम आदमी के मुद्दे नेपथ्य में चले गए थे। और अब जब आम आदमी के मुद्दे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली बिल, पानी की दिक्कत, महंगाई, ये सब हावी होते हुए दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए
उर्वर जमीन तैयार होती ही तो दिखेगी दिखेगी, क्योंकि वहां उनका जादू इन्हीं चीजों पर है। यह हो भी रहा है। और वहां आम आदमी का पार्टी का झाड़ू बहुत तेजी से चलती हुई दिखाई भी दे रही है। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस भी जोर लगाते हुए दिख रही है। वैसे ग्रामीण इलाकों में तो 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ गए थे, नाराज थे गांव के लोग। इन इलाकों में भाजपा कभी मजबूत थी भी नहीं। वो तो 2002 के दंगों का असर था कि कुछ ग्रामीण सीटें भाजपा की झोली में गिर जाया करती थी, वरना प्रचंड मोदी लहर में भी गुजरात में कांग्रेस की सीटें 50 से कम कभी नहीं हुई। सिर्फ 1990 में जनता दल की लहर में कांग्रेस 33 सीटों पर सिमटी थी। पर यदि हम आज की परिस्थितियों की बात करें तो भाजपा तो शहरों से लेकर गांवों तक दिक्कतें झेल रही है, पेश आ रही है, उसके सामने परेशानी आ रही है। और इन दिक्कतों को जब स्कूल अस्पतालों में जाकर मनीष सिसोदिया दिखाते हैं तो सिसोदिया ईडी के रडार पर आ जाते हैं। मतलब हर बीमारी का इलाज अब बीजेपी के पास सीबीआई और ईडी है। इन दोनों जांच एजेंसियों का इतना दुरुपयोग हुआ है कि अब आम आदमी के बीच भी सीबीआई और ईडी का इकबाल खत्म होता जा रहा है। अब चूंकि गुजरात में ट्रायंगल संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है, त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है, तो बीजेपी का डर और ज्यादा बढ़ रहा है। त्रिकोणात्मक संघर्ष से बीजेपी क्यों डरती है, जरा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए कि क्या क्या स्ट्रेटजी होती है। भाजपा का पूरा समीकरण फ्लोटिंग वोटर्स को अपनी ओर खींचने पर होता है और इसलिए वो हमेशा सीधी लड़ाई की कोशिश में रहती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में बीजेपी इसलिए ताकतवर है क्योंकि वहां कोई तीसरी ताकत नहीं है। यूपी में भी जब तक बहुजन समाज पार्टी ताकत में थी और ट्रायंगल संघर्ष भाजपा, सपा और बसपा में होता था, तब तक भाजपा को तीसरा नंबर ही नसीब होता था। फिर मायावती को कथित तौर पर सीबीआई, ईडी से डरा धमकाकर घर में बैठने को मजबूर किया गया और उनके वोटर्स को फ्लोटिंग वोटर्स में तब्दील किया गया, जिसका फायदा बीजेपी को यूपी में 2014, 17, 19 और 22 में हुआ। लेकिन अब जो गुजरात की परिस्थितियां हैं उसमें स्पष्ट है कि वहां अब आम आदमी पार्टी के रूप में एक तीसरी ताकत उभर चुकी है और इसी तीसरी ताकत ने बीजेपी का जीना हराम कर रखा। ये पार्टी मध्यम वर्ग और गरीबों में भी पॉपुलर होती जा रही है, जिससे बीजेपी को और ज्यादा डर लग रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि सत्ता फिसलने पर 28 साल से गवर्नमेंट की बहुत सारी फाइलें खुलेंगी, जिससे बदनामी भी हो सकती है। कुल मिलाकर भाजपा का गुजरात में संकट दोहरा है। भाजपा के लिए गुजरात के महत्वपूर्ण चुनाव भले ही हों, लेकिन मोदी और शाह और उनके सबसे प्रिय अडानी के लिए तो ये जीने और मरने का सवाल है। राजनीति की तमाम घटनाओं का विश्लेषण हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जहां पे आपको सीधी और सच्ची खबरें मिलेगी। सपोर्ट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो हमारा तीसरा चैनल 4PM बिहार, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं आभारी होऊंगा यदि आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।